एक ऐसा आइलैंड जहां इतना खजाना छिपा है कि पूरी दुनिया की गरीबी खत्म हो सकती है, लेकिन वहां बिछे ट्रैप्स इतने खतरनाक हैं कि आज तक कोई जिंदा लौट नहीं पाया। कहानी शुरू होती है इंडोनेशिया के एक सुनसान आइलैंड से, जहां गैंगस्टर्स की एक टीम किसी बड़ी खोज के बाद जश्न मना रही होती है। जंगल के अंदर उन्हें कुछ बेहद पुरानी और कीमती चीजें मिली हैं, जिनकी ब्लैक मार्केट में भारी कीमत मिल सकती है, और यही सोचकर वो सब खुश हैं। तभी उनमें से एक आदमी अकेले साइड में चला जाता है, लेकिन अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े एक अजीब से लोहे के मास्क पर पड़ती है। वो रुक जाता है, सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ऐसा मास्क इस दौर का नहीं हो सकता। जिज्ञासा बढ़ती है और वो थोड़ा आगे बढ़ता है। कुछ ही दूरी पर उसे पत्थरों के बीच एक छोटी सी सुरंग दिखती है। बिना किसी को बताए वो अंदर घुस जाता है। उसे लगता है कि असली खजाना यहीं छिपा है और वो उसे अकेले ही हासिल करना चाहता है, लेकिन अंदर जाते ही उसकी सोच बदल जाती है। बाहर से छोटी दिखने वाली ये जगह अंदर से एक विशाल गुफा में बदल जाती है। अलग अलग चैम्बर्स, जैसे किसी ने इसे प्लान करके बनाया। वो एक कदम आगे बढ़ाता है और अचानक जमीन उसके नीचे से धंसने लगती है। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता। उसका पैर नीचे फंस जाता है और उसकी चीख गुफा में गूंज जाती है। अब कहानी 20 साल आगे बढ़ती है, जहां हम एक टीम को देखते हैं जिन्हें एक अजीब सा बंकर मिल चुका होता है। बैन चाहता है कि अंदर जाकर कुछ बड़ा हाथ लगे, लेकिन जेसिका हिचकिचा रही होती है। फिर भी बैन उसे साथ लेकर अंदर चला जाता है, बाकी लोगों को बाहर रुकने को कहकर। बंकर के अंदर का माहौल अजीब खामोशी से भरा होता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उन्हें एहसास होने लगता है कि ये जगह खाली नहीं है। खोजते खोजते उन्हें 2 कंकाल मिलते हैं, जिन पर पुराने मिलिट्री बैज लगे होते हैं। ये जापानी सैनिक थे जो शायद यहाँ बहुत पहले आए थे और बाहर कभी लौट नहीं पाए। जेसिका सब कुछ देखने के बाद बस इतना कहती है कि वो मंजिल के बहुत करीब है, लेकिन असली बात छुपा लेती है। वो बैन को बाहर लेकर आती है और कहती है कि अभी और आगे जाना होगा, सही जगह अभी मिली नहीं है। आइलैंड पूरी तरह सुनसान है, घना जंगल, हर तरफ ऊंचे पेड़, ऐसे कि कोई भी आसानी से छुप सके। यही वजह थी कि वर्ल्ड वॉर के समय जापानी सेना ने इस जगह को चुना था। यहाँ से वो दुश्मनों पर नजर रखते और अचानक हमला कर देते। चलते चलते टीम एक पुराने माइनिंग एरिया तक पहुंचती है। सब कुछ टूटा हुआ, सालों से उजड़ा पड़ा, लेकिन उसी के नीचे उन्हें एक छुपा हुआ दरवाजा दिखता है। अंदर क्या है, कितना गहरा है, किसी को कुछ पता नहीं। कैप्टन साफ मना करता है, लेकिन बैन अब रुकने वाला नहीं। उसे हर हाल में अंदर जाना है, चाहे जो मिल जाए। मजबूरी में सब उसके साथ चलते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है और वो अंदर जाने को तैयार होते हैं, ऊपर से अचानक गोलियां चलने लगती हैं। सब कुछ सेकंड्स में बदल जाता है। अफरा तफरी मच जाती है। सब जान बचाने के लिए अंदर भागते हैं। कैप्टन के सोल्जर्स कवर दे रहे होते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे जरूरी है बैन और जेसिका को जिंदा रखना। तभी एक ग्रेनेड अंदर फेंका जाता है। धमाका इतना तेज होता है कि एंट्रेंस उड़ जाता है। एक सोल्जर बाकी लोगों को बचाते हुए वहीं दब जाता है। माइनिंग एरिया आधा ढह चुका होता है और अब सब अंदर फंस चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, उनकी लोकेशन बाहर वालों को पता कैसे चली। कुछ देर बाद सब होश में आते हैं। चारों तरफ घायल लोग पड़े हैं। एक सोल्जर आखिरी सांसें ले रहा होता है। माहौल भारी हो चुका है और अब जवाब चाहिए। तभी बैन सच बताता है, सालों पहले उसके पिता भी इस आइलैंड पर आए थे। उनका मानना था कि यहाँ बेहिसाब खजाना छुपा है, लेकिन वो कभी उसे ढूंढ नहीं पाए। ये राज सिर्फ बैन और जेसिका जानते थे, और यही वजह थी कि वो यहाँ तक पहुंचे। अब साफ हो जाता है, बाहर वाले गैंगस्टर्स भी इसी खजाने के पीछे हैं। कैप्टन का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे लगता है कि ये सब बैन की वजह से हुआ। एक आदमी की लालच में उसका सोल्जर मर गया। वो फैसला करता है कि अब वो यहाँ और नहीं रुकेगा, लेकिन अब जाना आसान नहीं है। वापसी का रास्ता पत्थरों के नीचे दब चुका है, और अब इस अंधेरे जाल से बाहर निकलने के लिए उन्हें कोई नया रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। कैप्टन और सोल्जर्स आगे बढ़कर चारों तरफ रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी सामने एक संकरा सा रास्ता दिखता है। ऊपर से ये बस एक छोटी गुफा लगती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरने लगते हैं, सच्चाई सामने आती है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अंदर एक विशाल बंकर छुपा हुआ था। सब लोग डरते हुए पीछे पीछे चलते हैं। सीढ़ियां उतरकर वो एक पुराने लकड़ी के पुल पर पहुंचते हैं। पल भर को लगता है कि ये टूट जाएगा, लेकिन जैसे ही कदम रखते हैं पूरा पुल हिलता भी नहीं, और तभी बिना किसी वजह के आसपास की लाइट्स खुद ब खुद जल उठती हैं। कैप्टन तुरंत सबको रुकने का इशारा करता है। उसे शक हो जाता है, इतने साल पुरानी जगह में ये लाइट्स कैसे चालू हो सकती हैं। दीवारों पर जापानी झंडे लगे होते हैं। साफ दिख रहा है कि ये सब वर्ल्ड वॉर के द्वार का है, लेकिन अगर सब कुछ इतना पुराना है तो फिर यहाँ अभी भी क्या जिंदा है। अब हर कदम संभल कर बढ़ाया जाता है। कैप्टन धीरे धीरे पुल पार करता है और पूरी टीम एक बड़े से चैम्बर में पहुंच जाती है। ये जगह किसी स्टोर रूम जैसी लगती है। चारों तरफ दवाइयाँ, अजीब मास्क जो आम लोगों के लिए नहीं बनाए गए। सब कुछ देख कर लगता है यहाँ कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट होते थे। थोड़ी तलाश में उन्हें फोटोज और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, और सच्चाई और भी डरावनी निकलती है। ये जगह कैदियों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स का अड्डा थी। टॉर्चर, टेस्ट, हर वो चीज जो इंसानियत से परे हो। अब मामला सिर्फ खजाने का नहीं रहा। कैप्टन को यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी जगह सिर्फ खजाना छुपाने के लिए बनाई गई होगी। उसे लगने लगता है कि बैन और जेसिका कुछ छुपा रहे हैं, और शायद ये पूरी कहानी वैसी नहीं है जैसी दिखाई जा रही है। वो साफ मना कर देता है, अब वो इस खेल का हिस्सा नहीं बनेगा। एक सोल्जर बाहर पहरा दे रहा होता है। सब कुछ शांत है, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। वो धीरे से मुड़ता है और एक पल के लिए उसे एक अजीब सा इंसान दिखता है। चेहरे पर मास्क, हरकतें भी इंसानों जैसी नहीं, लेकिन अगली ही सेकंड वो गायब। अब ये साफ हो जाता है वो लोग यहाँ अकेले नहीं हैं। धीरे धीरे टीम के अंदर टेंशन बढ़ने लगती है। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल है, ये जगह असल में है क्या, और जिस खजाने के लिए वो यहाँ आए हैं वो सच भी है या बस एक कहानी। जेसिका अब बैन की तरफ देखती है। उसे इशारा करती है कि अब सच बताना पड़ेगा। बैन टालने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिका खुद सब खोल देती है। वो बताती है कि ये कोई माइनिंग एरिया नहीं था। ये पहले एक हॉस्पिटल था, जिस पर बाद में जापानी सेना ने कब्जा कर लिया। फिर इसे एक सीक्रेट लैब में बदल दिया गया, जहाँ दुश्मन सैनिकों पर एक्सपेरिमेंट होते थे। ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनमें इंसान को बदलने की कोशिश की जाती थी, उसे किसी और चीज में, किसी और के कंट्रोल में। जो डॉक्यूमेंट्स और फोटो उन्हें मिले थे वो इसी सच्चाई का सबूत थे। अब बात आती है खजाने की, जिस पर कैप्टन को अभी भी भरोसा नहीं। कोई पक्का सबूत नहीं है। जेसिका भी मानती है कि पूरी
जानकारी उनके पास नहीं, लेकिन उसे यकीन है कि खजाना यहीं कहीं छुपा है। खजाने का नाम सुनते ही कुछ सोल्जर्स के चेहरे बदल जाते हैं। डर के साथ अब लालच भी आ गया है। वो सवाल पूछने लगते हैं, कितना गोल्ड है, कहाँ है, क्या सच में मिल सकता है। कैप्टन ये सब देख रहा होता है और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। टीम बिखर रही है और वजह सिर्फ लालच है। इसी बीच उनका एक सोल्जर बुरी तरह घायल पड़ा होता है। उसकी हालत लगातार बिगड़ रही है। सबको समझ आ रहा है वक्त बहुत कम है। कैप्टन साफ कह देता है, अब और अंदर जाने का कोई मतलब नहीं, पहले बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। वो एक सोल्जर को साथ लेता है और बाकी सबको स्टोर रूम में रुकने का आदेश देता है ताकि कोई और खतरे में न पड़े। लेकिन बैन को ये मंजूर नहीं। उसके लिए यहाँ से निकलना नहीं, खजाना ढूंढना सबसे बड़ा मकसद है। वो चाहता है कि सबसे पहले वही उसे पाए, क्योंकि इस पूरे मिशन में उसने ही सबसे ज्यादा पैसा लगाया है और अब वो खाली हाथ लौटने वाला नहीं। इसी बीच फैसला होता है कि कैप्टन और जेसिका यहीं रुककर घायल सोल्जर जॉन के साथ रहेंगे, जबकि बैन अपनी गर्लफ्रेंड और बाकी सोल्जर्स को लेकर आगे बढ़ जाता है। उसकी चाल साफ बता रही होती है, उसे सिर्फ खजाने की पड़ी है, बाकी सब बाद में। जॉन की हालत बिगड़ती जा रही होती है। इसी दौरान कैप्टन जेसिका से बात करने लगता है। वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताता है, कैसे वो पहले सिर्फ अपने बारे में सोचता था, लड़ाइयाँ लड़ता था, लोगों को मारता था, लेकिन एक वक्त के बाद उसने सब छोड़ दिया। अब वो वैसा इंसान नहीं रहा। जेसिका ये सब सुनकर चुप हो जाती है। माहौल कुछ पल के लिए भारी हो जाता है। उधर बैन और बाकी लोग आगे बढ़ते बढ़ते एक अजीब जगह पर पहुंचते हैं। नीचे की तरफ लोहे की मोटी जालियां लगी होती हैं, जैसे किसी को बंद रखने के लिए बनाई गई हो। पूरा सेटअप देखकर लगता है कि ये कोई अलग ही सेक्शन है जहाँ कुछ और ही होता था। बैन नीचे झांकता है और उसे एक हेलमेट दिखाई देता है जिस पर यूएस आर्मी का निशान बना होता है। अब बात और भी साफ हो जाती है। इस जगह तक सिर्फ वो लोग नहीं पहुंचे थे, उनसे पहले भी कोई यहाँ आया था और शायद वो भी बाहर नहीं निकल पाया। आगे बढ़ते हुए सोल्जर्स को जो मिलता है उससे सारी तस्वीर साफ होने लगती है। हर तरफ एक्सपेरिमेंट का सामान पड़ा होता है, मशीनें, टेबल्स। साफ दिख रहा है कि यहाँ इंसानों पर ही टेस्ट किए जाते थे। जेसिका जो कह रही थी वो झूठ नहीं था। ये जगह कैदियों के लिए नरक रही होगी। थोड़ा और आगे बड़े बड़े जार्स दिखाई देते हैं, अंदर कटे हुए बॉडी पार्ट्स इतने भयानक कि देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। कुछ सोल्जर्स नजर तक नहीं टिकाते, लेकिन बैन रुकता नहीं। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और अंदर घुसता जाता है। डर उसके लिए मायने नहीं रखता, उसे सिर्फ खजाना चाहिए। उधर जॉन, जो पहले से ही बुरी तरह घायल पड़ा था, अचानक जमीन पर हलचल महसूस करता है, जैसे नीचे कुछ जिंदा हो। वो ध्यान से देखता है और तभी मिट्टी उसके नीचे से खिसकने लगती है। उसे समझ भी नहीं आता और वो धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसने लगता है, ठीक उसी तरह जैसे शुरुआत में वो गैंगस्टर गायब हुआ था। कैप्टन और जेसिका ये देखते ही दौड़ पड़ते हैं। वो उसी जगह पर मिट्टी खोदने लगते हैं जितनी तेजी से हो सके। किसी तरह अंदर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। जॉन मर चुका होता है। उसका शरीर अजीब तरीके से गल रहा होता है, जैसे किसी तेज केमिकल ने उसे जला दिया। और जब वो आसपास देखते हैं तो सन्न रह जाते हैं। चारों तरफ इंसानों के कंकाल पड़े होते हैं। अब ये साफ है इस गुफा में कुछ है जो लोगों को खींचता है, मारता है और उन्हें इस हालत में छोड़ देता है। कैप्टन और जेसिका अभी खुद को संभाल ही रहे होते हैं कि अचानक पीछे से उन पर हमला हो जाता है। किसी ने उन्हें जोर से मारा और दोनों वहीं बेहोश गिर जाते हैं। कैप्टन और जेसिका होश में आते हैं और अपने सामने एक मास्क पहने आदमी को खड़ा पाते हैं। उसके हाथ में हथियार होता है और वो खुद को वर्ल्ड वॉर 2 का जापानी सोल्जर बताता है। वो अभी भी उसी जंग में जी रहा है। वो कहता है कि जापान जीत चुका है, पूरी दुनिया पर उनका राज है और लड़ाई अभी भी चल रही है। वो सालों से यही है, बाहर कभी गया ही नहीं। कैप्टन और जेसिका उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेसिका साफ कहती है जंग बहुत पहले खत्म हो चुकी है, जापान हार चुका है। वो सोल्जर मानने को तैयार नहीं होता। तब जेसिका उसे अपने डिवाइस पर वीडियोस दिखाती है, सरेंडर के फुटेज, असली सबूत। धीरे धीरे उसकी आंखों से भ्रम टूटने लगता है। उसे एहसास होता है अगर ये सच पहले पता होता तो शायद वो अपने साथी को बचा सकता था, जो अब मर चुका है। वो टूट जाता है, घुटनों पर गिर जाता है। कैप्टन सावधानी से उसका हथियार नीचे रख देता है, क्योंकि अब भी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर वो उससे सवाल करते हैं, ये सब कैसे हुआ, इतने साल वो जिंदा कैसे रहा। सोल्जर जो बताता है वो और भी डरावना है। जापानी वैज्ञानिकों ने उन पर एक्सपेरिमेंट किए, इंजेक्शन दिए, ये कहकर कि वो कभी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा जवान रहेंगे। लेकिन हकीकत कुछ और थी, वो सब बदल गए। और सबसे खतरनाक बात, बाहर निकलने के रास्ते उन्होंने खुद बंद कर दिए थे। जो थोड़े बहुत रास्ते बचे थे उनका राज्य सिर्फ उन्हीं के पास था। ये सब सुनकर कैप्टन और जेसिका सन्न रह जाते हैं। लेकिन वो सोल्जर यही नहीं रुकता। वो बताता है कि जापानी वैज्ञानिकों का मकसद और भी खतरनाक था। वो ऐसी आर्मी बनाना चाहते थे जो कभी मरे नहीं, ऐसे सोल्जर्स जो मरने के बाद भी उठ खड़े हों और दुश्मनों को खत्म करते रहे। इसीलिए उन्हें यहाँ कैद किया गया, अलग अलग इंजेक्शन दिए गए और धीरे धीरे वो इंसान से कुछ और बनते चले गए। न उन्हें दर्द का फर्क पड़ता, न मौत का। कुछ समय बाद वो फिर से जिंदा हो जाते। ये सुनकर कैप्टन और जेसिका समझ जाते हैं ये जगह सिर्फ एक लैब नहीं थी, ये एक फेल हुआ सपना था जिसने सबको राक्षस बना दिया। वो तुरंत बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं। सोल्जर बताता है पहला रास्ता तो अब बंद हो चुका है, दूसरा है, लेकिन वहाँ जाना सीधा खतरे में कूदना है। उधर बैन और बाकी लोग वापस एंट्रेंस तक पहुँचते हैं, लेकिन रास्ता पत्थरों से पूरी तरह बंद मिलाता है। अब घबराहट बढ़ने लगती है, कोई समझ नहीं पा रहा कि निकलें कैसे। तभी अचानक वही डरावना क्रिएचर उन पर हमला कर देता है। वो सीधे बैन पर टूट पड़ता है, उसे गिरा देता है, घायल कर देता है। बाकी सोल्जर्स तुरंत फायरिंग शुरू करते हैं, कई गोलियां उसके सिर में लगती हैं। तब जाकर वो शांत होता है। सब हैरान रह जाते हैं, ये आखिर है क्या। जब वो उसके सिर को ध्यान से देखते हैं तो उस पर अजीब निशान बने होते हैं, जैसे कोई कोड, कोई पहचान। साफ समझ आता है ये भी कभी इंसान था, एक सोल्जर जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया। अब सब कनेक्ट होने
लगता है, वही इंजेक्शन जिसने इंसानों को इन खौफनाक चीजों में बदल दिया। उधर जेसिका को आखिरकार एक दूसरा रास्ता मिल जाता है। वो कैप्टन और उस जापानी सोल्जर को लेकर आगे बढ़ने लगती है। इधर बैन अपनी गर्लफ्रेंड और 2 सोल्जर्स के साथ एक और चैम्बर में पहुंचता है। ये जगह बाकी से भी ज्यादा डरावनी है। सामने एक बड़ा सा क्रिएचर बैठा होता है जिस पर और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए लगते हैं, जैसे उसे और ताकतवर बनाने की कोशिश की गई हो। चारों तरफ एक्सपेरिमेंट का सामान फैला होता है। तलाश करते हुए बैन और उसकी गर्लफ्रेंड को एक ट्यूब मिलती है जिसके अंदर गोल्डन रंग का लिक्विड भरा होता है। अब उन्हें समझ आता है यही असली खजाना है, कोई सोना या हीरे नहीं बल्कि ये लिक्विड जो इंसान को बदल देता है। बैन कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड तुरंत कहती है इसे साथ ले चलते हैं, ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत बहुत होगी। वो ये नहीं सोचते कि ये चीज कितनी खतरनाक है। आखिरकार बैन फैसला लेता है और वो लिक्विड अपने पास रख लेता है। अब उसके हाथ में सिर्फ खजाना नहीं, एक तबाही है। आगे बढ़ते हुए उन्हें आखिर एक बड़ा दरवाजा मिलता है। उसे खोलते ही सामने एक और गुफा खुलती है और जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं सब कुछ बदल जाता है। सामने पूरी एक आर्मी खड़ी होती है, सैकड़ों नहीं उससे भी ज्यादा, सब एक जैसे, सड़े हुए शरीर, चेहरों पर मास्क और एकदम खामोश, जैसे किसी आदेश का इंतजार कर रहे हों। यही वो फाइनल सोल्जर्स थे जिनको बनाने का सपना देखा गया था। इमॉर्टल, बिना दर्द बिना डर, बस मारने के लिए। लेकिन जैसे ही टीम वहां पहुंचती है वो सब जाग जाते हैं। अगले ही पल पूरी आर्मी उन पर टूट पड़ती है। घबराहट में बैन, उसकी गर्लफ्रेंड और बाकी सोल्जर्स पीछे भागते हैं। एक सोल्जर को वो क्रिएचर्स तलवारों से वहीं खत्म कर देते हैं, इतनी तेजी से कि किसी को समझने का मौका भी नहीं मिलता। किसी तरह बचते हुए वो लोग एक चैम्बर में घुसते हैं और नीचे की तरफ भागने लगते हैं। अब लड़ना नामुमकिन है, बस बचना है। भागते भागते वो उसी जगह पहुंचते हैं जहां हर तरफ कंकाल पड़े थे। वही डरावना हिस्सा जहां लोगों को खींच कर मारा जाता था। वहां उन्हें अपने उस घायल सोल्जर की लाश भी मिलती है जो अब सिर्फ एक खाली खोल बन चुका होता है। डर के बावजूद वो रुकते नहीं, आगे बढ़ते जाते हैं। रास्ते उन्हें घुमाते हुए फिर उसी जगह ले आते हैं जहां पहले हमला हुआ था। अब साफ हो जाता है पूरी जगह में वो आर्मी फैल चुकी है, हर तरफ शिकार ढूंढ रही है। इसी बीच एक क्रिएचर बैन पर हमला कर देता है, उसे बुरी तरह घायल कर देता है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है। उसकी गर्लफ्रेंड घबरा जाती है, उसे लगता है कि बैन मर जाएगा और उसी डर में वो फैसला लेती है जो सब कुछ बदल देता है। वो वही गोल्डन लिक्विड निकालती है और सीधे बैन के शरीर में इंजेक्ट कर देती है। उसे लगता है कि इससे बैन बच जाएगा, लेकिन वो नहीं जानती उसने क्या कर दिया है। उधर इमॉर्टल सोल्जर्स उस जगह तक भी पहुंच जाते हैं जहां कैप्टन और जेसिका थे। दोनों किसी तरह भाग निकलते हैं, लेकिन वो जापानी सोल्जर जो पहले से ही बदल चुका था वहीं रुक जाता है। वो सरेंडर कर देता है। लेकिन उन क्रिएचर्स के लिए सरेंडर जैसी कोई चीज नहीं होती। उनके लिए हर इंसान सिर्फ एक शिकार है जिसे खत्म करना है। जैसे जैसे सब आगे बढ़ते हैं, बैन की गर्लफ्रेंड अचानक अपनी ही चाल चली देती है। वो सिर्फ बैन की चिंता कर रही थी और उसे लेकर एक अलग रास्ते में छुप जाती है। लेकिन अब वो बैन पर असर डालता है। जिस लिक्विड का उसने इंजेक्शन लिया था वो धीरे धीरे उसे बदल देता है। कुछ ही देर में बैन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसी का हाथ उसकी गर्लफ्रेंड पर पड़ जाता है। यह साबित हो गया कि लिक्विड सच में काम करता है। अब वो कैप्टन और बचे हुए सोल्जर को भी पकड़ लेता है और एक एक करके मारना शुरू कर देता है। कैप्टन मर चुका था और बचा सोल्जर अकेले लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इमॉर्टल सोल्जर्स इतनी रणनीति और बुद्धिमत्ता के साथ हमला कर रहे थे कि कोई बच नहीं पाया। अंत में सभी मर जाते हैं सिवाय जेसिका के। जेसिका किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है और पानी के रास्ते ऊपर आ जाती है, लेकिन उससे वहां कोई और मिल जाता है, वही इमॉर्टल सोल्जर जिसने पहले उसे पकड़ने की कोशिश की थी। धीरे धीरे पूरी आर्मी बाहर आ जाती है और आगे बढ़ती है, तैयार होकर सभी को मारने के लिए। अब साफ है कि एक नई जंग शुरू होने वाली है, एक जंग जिसमें ये इमॉर्टल सोल्जर्स जिन पर एक्सपेरिमेंट हुए लोगों को चुन चुन कर खत्म करेंगे। और हमारी कहानी यहीं खतरे और रहस्य के साथ खत्म होती है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरा नरेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में, तब तक के लिए बाय।